अस्सलाम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम ख्वार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलबीस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारका मसनद अहमद। अब खबरें तफसील से। शादी मुबारक के चकों की तकसीम के मौके पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हमने तेलंगाना हासिल कर लिया, अब मिलकर उसको सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर गंगा जमनी तहसीब की शानदार मिसाल है। डिवीजन 13 में कंटीवेलगू के दूसरे मरहले के तहत मुफ्ताई कैंप का आगाज अमल में आया है। कारपोरेटर हारून खान ने इफ्तिताह के बाद बताया कि यह प्रोग्राम जुमला 25 दिन तक जारी रहेगा और आवाम की सहूलत के लिए 3 अलग अलग इलाकों में इस कैंप का एहतमाम किया जाएगा। ये कैंप 10 दिन सारंगपुर, 10 दिन धर्मपुर हिल्स और 5 दिन डेयरी फार्म में जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस कैंप में हुकूमत की जानिब से आंखों की जांच और अद्वियात व ऐनक की मुफ्त तकसीम का एहतमाम किया गया है। उन्होंने आवाम से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की और ज़रूरत पर ऑपरेशन के इंतजाम का तयक्कुन दिया। आज डिवीज़न नंबर 13 में कंटीवेलगू प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया है। ये प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद है और डिवीज़न नंबर 13 में 25 दिन है, जिसमें 10 दिन धर्मापुर हिल्स, 10 दिन सारंगापुर, 5 दिन डेयरी फार्म में रखा गया है। क्यों तो पब्लिक यहाँ से वहाँ आने में लिए परेशानी होती है, इसलिए 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ रखे। और मैं डिवीज़न नंबर 13 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करें। आँखों की बीनाई के लिए चश्मे मुफ्त दिए जा रहे हैं, दवाएँ दी जा रही है। ये CM साहब के हिसाब से प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इससे फ़ायदा हासिल करें। दौरे हाजिर में शिद्दत पकड़ने वाले फिरकों का खात्मा लाजमी। मिल्लत इस्लामिया को ईमान की बका के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करनी होगी। अकाबिरीन और कायदीन ने अहम तजावीज़ात पेश किए। क्लासिक फंक्शन हॉल में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की निगरानी में एक कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ मकाद फ़िक्र ज़िम्मेदारान के अलावा सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में दौरे हाजिर में मिल्लत इस्लामिया में होने वाली तकरीबी सरगर्मियाँ और मुसलमानों के ईमान को मुतज़लज़िल करने की साजिशों और फितनों पर तफक्कुर किया गया और सूरत हाल से निकलने और मिल्लत की नौखैज़ नस्ल के अलावा दीनी तालीमात से नाबालिग मुसलमानों को बचाने और इन फितनों का खात्मा करने के लिए तजावीज़ात तलब की गई। मुबाहिज़ में मुख्तलिफ अहबाब ने अहम तरीन मशवरे दिए। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने फितनों के खिलाफ मुहिम के अलावा इस्लाह माशरा की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जबकि हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने गाने बजाने, ऑर्केस्ट्रा और गैर ज़रूरी रस्मात के साथ अंजाम दी जाने वाली शादियों के बाइकाट की ज़रूरत और उसमें शिरकत न करने का अहद करने पर जोर दिया। 1-2-3 महीने के बाद चूँकि आज बहुत सारी तजावीज़ आई हैं, जाहिर है वो बहुत कीमती हैं, उनको रूब अमल लाने के लिए इंशाअल्लाह तदरीजन हम मेहनत भी करेंगे। 3-4 महीने के फिर एक इजलास हम बुलाएंगे, उसमें कारगुजार यानी काम कितना हुआ, ठीक है, वो भी बताएंगे। अलबत्ता एक काम तो अपने को करना है कि कुल जमाती इस्लाह माशरा मुहिम हमको जो है मुत्तहिद होकर भी चलाना है। वो एक तो ईमान सोच फितनों का ताक़ुब करने सद्देबात के लिए हम लोग जमा हुए लोग हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चलकर एक इजलास, उसका मरकज़ी उन्वान होगा कुल जमाती इस्लाह माशरा मुहिम। उसमें शादी ब्याह को आसान करना भी है, नौजवानों में जो मुनशियात का रुझान बढ़ रहा है उसको भी शामिल करना है, नौजवानों में वक्त का ज़िया, बेकारी, बेमकसद बढ़ रही उसको भी, नौजवान जो है पढ़े लिखे कारोबार करें, तिजारत करें, वो भी उसका हिस्सा है। और नए मज़ाहिब शादियों का रुझान है, घरों में झगड़े हैं, बहुत सारे और इस्लाम माशरा के उन्वान के तहत अहम उन्वान है जिसमें आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं, तो वो उन्वान मुस्तकिल है। मैं हासिल लई साहब की बात का गोया के तकमीला कर रहा हूँ। मुझे भेजा गया गाना बजाना इसको मिटाने के लिए, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ उलमा तो आसानी से अहद कर लेंगे। आपको हम सबको महज इसलिए कल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप हम सब शिफा की भीख उस वक्त मांग सकेंगे कि हम कम अज़ कम हमारे शहर में जिस शादी में गाने बजाने होते थे हम उसमें शरीक नहीं।
तो आज सबको यहाँ पर मुफ्ती साहब की मौजूदगी में अहद करने की जरूरत है। اور آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں، اور میں 1 منٹ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ یعنی ہمارے بچے ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے مکہ مسجد کے ممبر سے بھی یہ بات کہی کہ جہاں ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا بچہ غلط صحبت میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کسی شرابی سے دوستی کر رہا ہے یا کسی نشہ کرنے والے سے دوستی کر رہا ہے، خراب صحبت میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ ہم لوگ اس بات کی نگرانی کرتے تھے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی بھی نگرانی کی جائے کہ ہمارا بچہ موبائل سے کون سے چینل دیکھ رہا ہے۔ فتنوں کے پنپنے کی بنیادی وجہ کم علمی ہے، اصل بنیادی وجہ ہے۔ باقی اسباب جو ہیں وہ مختصر درجے میں کارگر ہوتے ہیں، لا علمی مسلمانوں کی سب سے بڑا سبب ہے۔ بعد میں تمام جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کریں، آپ کی تعلیمات سے واقف کریں۔ جو انجانے میں ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جو بالکل ہی اسلام کا نام تو ان کے پاس ہے، وہ مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس دین اسلام کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر مساجد میں اپنے یہاں پر کچھ الگ الگ جماعتوں کے ساتھ جماعتوں کے ایک عنوان دین کو لے کر، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے ہر کوئی ایک چیز کے متفق ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کو لے کر خاص طور بات کو مارا ہے اس چیز کو لے کر ہر مسجد میں اپنے اپنے فکر کے جو جماعت والے ہیں ان کو لے کر اس تعلق سے اگر میٹنگس کریں گے، وہاں کے ذمہ دار لوگ ان کے محلوں میں ان کے سامنے بات رکھیں گے، ایسے یہ چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نمازوں کے بعد دعا کے بعد نوجوان طبقہ جو مالی پریشان ہے، گھریلو مسائل سے دو چار ہے، کچھ اور دیر کے لیے دعاؤں میں مشغول رہتا ہے، تو وہ فتنے کے لوگ اس قسم کے بچوں کو جو معاشی پریشان ہیں ان کو ٹریپ کریں۔ تو ان کا عنوان مہدی علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح سے آئے ہوئے ان نشانیات کے بارے میں مس گائڈ کر کے جادو کر رہے ہیں لوگ۔ اس کے تدارک کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ وہ بچوں کو آپ دلائل کے اوپر، جہاں تک میری ناقص رائے کا ہے، دلائل سے آپ ان کو کنونس نہیں کرتے، وہ لوگ جادو کے اثر میں مبتلا ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ 4 مسلکوں کے لوگوں کو اب ہر اپنی ذمہ دار ہے، مصروف ہے، تو 4 مسلکوں کے جو ذمہ دار ہے دور اندیشی رکھنے والے، جس میں تنازع بھی ہونا، ویسے لوگوں سے ہر مسلک سے 5 آدمی یا 10 آدمی کی کمیٹی بنا کے، اور تعلیم بالغہ ضروری ہے اور لیڈیز میں اجتماع ضروری ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آئے ہوئے وہ بات کو عام کرتے ہوئے، اور اسکولوں میں بھی جا کے ہیڈ ماسٹر سے بات کر کے بچوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے، پورے اسکولوں میں جا کے ہیڈ ماسٹر سے ٹائم لے کے نوجوان نسل کو سدھار سکتے، اور لیڈیز کا بھی کئی شادی خانے میں پروگرام کر کے اب یہ 20 آدمی یا 25 آدمی کی کمیٹی بنا کے 4 مسلکوں سے لے کے ان لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دینا، اور جیسا کہ مفتی اکبر صاحب لاک ڈاؤن میں غیر مسلم کے ایریوں میں جا کے کھانا وغیرہ کھلانے تھے، وہ کام بھی اپنے لیے اتنی ضروری ہے کہ فتنے کب ختم ہوتے ہوئے تو اپنی حجت پوری ہونا۔ ایک ہی عنوان پر اگر پورے مساجد میں خطاب کریں گے تو انشاءاللہ یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ زلزلوں نے شام و ترکی کو برباد کر دیا، لاکھوں افراد بے سر و سامانی کا شکار، متاثرین کی امداد انسانیت کا تقاضا، بھرپور تعاون کرنے جمعیت علماء محمود مدنی گروپ کی اپیل، مولانا سمیع اللہ کا درد مندانہ پیغام۔ مولانا سمیع اللہ صدر ضلع جمعیت علماء نظام آباد اور مولانا عبدالقیوم شاکر جنرل سیکرٹری جمعیت علماء نظام آباد نے عامت المسلمین سے درد مندانہ اپیل کی کہ وہ اپنے شام اور ترکی کے تباہ حال مسلم بھائیوں کی انسانیت کے نام پر بھرپور مدد کریں۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر ملک بھر میں جمعیت علماء کے رفقا عوام سے اعانتیں اور چندے وصول کر رہے ہیں تاکہ بڑی مقدار میں امداد کو جمع کرتے ہوئے مظلومین کو بھیجا جا سکے جو بے سر و سامانی و تباہ حالی میں آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نظام آباد میں بھی جمعیت علماء کے کارکن سرگرم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ذمہ داران نے ائمہ مساجد سے بھی دردمندانہ اپیل کی کہ وہ اپنی مساجد میں چندوں کے لیے اعلان کریں اور اس کو جمع کرتے ہوئے جمعیت علماء کے دفتر واقع بہادر روڈ پر ذمہ داران کے حوالے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ حضرت مولانا محمود الحسن محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند نے اپنی منتظمہ اور عاملہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جو ترکیہ اور شام کے
زلزلے سے جو لوگ متاثر ہیں سر دست ان کو 1 کروڑ روپے کی امداد پہنچانے کا حضرت مولانا نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر صاحب کے حکم پر ہم لوگ بھی تلنگانہ کے اندر ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے سے ضلع نظام آباد کے تمام ہی مسلمانوں سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ان متاثرین لوگوں کی مدد کریں، ریلیف میں آگے آئیں، ان مجبوروں کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جمعیت علماء جو ہے ترکی کے سفارت خانے کے ذریعے سے ضروری اشیاء کا سامان پہنچانے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کارکنان اور ہمارے لوگ انشاءاللہ مسجدوں تک پہنچیں گے۔ جن مسجدوں تک ہمارے احباب نہ پہنچیں، میں ائمہ سے اور کمیٹی کے ذمہ داران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کام کو اپنا فرض سمجھ کر، اپنے لیے ایک ذمہ داری سمجھ کر آپ اپنی مسجد میں ذمہ داری کے ساتھ لوگوں سے، احباب سے تعاون جمع کر کے جمعیت علماء کے دفتر پہنچائیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ ریاست پہنچائیں گے اور ریاست والے انشاءاللہ مرکز پہنچائیں گے، اور مرکز والے براہ راست کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جمعیت کے کارکنوں کو ترکی بھی بھیجا جائے، اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ آگے آنا بہت ضروری ہے۔ تاجرین سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، صاحب ثروت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو احباب تعاون کر رہے ہیں، دفتر پر پہنچا رہے ہیں، اللہ پاک سب کے تعاون۔ تمام ہی مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ چند دن پہلے ملک شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو تباہی، جانی نقصان اور مالی نقصان ہوا ہے، وہ بلا شبہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہاں کے حالات کو بالکل درست فرمائے۔ اور روزمرہ جو اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات پہنچ رہی ہے کہ تعداد بڑھتے بڑھتے 35,000 تک پہنچی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، مرد و خواتین، بچے سب بے سہارا ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی اس پسماندگی اور اس متاثرہ علاقوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کے مختلف ممالک اور ریاستیں اپنے اپنے طور پر سیاسی اعتبار سے اور حکومتی اعتبار سے اور تنظیمی اعتبار سے امداد پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے۔ مساجد کا وقف مسجد میں اندراج لازمی، اس سے مسجد وقف کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ اس سے قانونی موقف حاصل ہوگا۔ مسجد زمین علامہ گٹا کے صدر محمد عبدالحمید کا بیان۔ معروف سماجی و مذہبی شخصیت عبدالحمید نے ذمہ داران مساجد کمیٹی سے خواہش کی کہ دور حاضر کی صفاقیوں اور سازشوں کے پیش نظر مساجد کو قانونی طور پر مستحکم بنانے کی ضرورت ہے، لہذا اپنی مساجد کو وقف گزٹ میں درج کروا لیں۔ انہوں نے بتایا کہ سابق صدر ضلع اوقاف ماجد خان اور صدر شریعہ بورڈ مولانا حیدر قاسمی کی ایما پر انہوں نے مسجد کو وقف گزٹ میں درج کروا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وقف گزٹ میں اندراج سے مسجد کی حیثیت یا قانونی موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ مسجد کمیٹی اور متولی کے زیر انتظام رہتی ہے، لیکن مسجد کی حیثیت سے اس کو قانونی موقف حاصل ہو جاتا ہے، لہذا مساجد کا وقف گزٹ میں اندراج کرانا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے مولانا حیدر صاحب اور ہمارے ماجد خان صاحب دونوں جو ہماری مسجد کو آئے تھے، آ کے جو سو حالات پورے سمجھا کے جو سو اپنی مسجد کو کس طرح جو سو اوقاف کے اندر درج کرنا ہے اس کے بارے میں ہم کو تفصیلات بتائے ہیں، تو ہم اسی اندازے سے جو سو جیسا خان صاحب بتائے اسی طرح ہم فالو ہوئے۔ اور ایک بہت سے لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ جو سو کہ اگر اوقاف میں درج کرے تو اوقاف والے مسجد لے لیتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی پورا ہر چیز جو سو ہر اپنا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ کے حساب سے 4 سیٹ بنانا پڑتا، 3 سیٹ جو سو اوقاف میں رہتے، 1 سیٹ اپنے پاس رہتا۔ پھر اس کے بعد جو سو وہاں سے جب ریسیپٹ لے لیں گے تو پھر وہاں کے انسپیکٹر آ کے جو سو پھر تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ جو سو اپنے کو یعنی یہ مل جاتا، سرٹیفکیٹ مل جاتا وہاں سے۔ تو خان صاحب یہی بتائے کہ جو سو اگر آپ لوگوں کو جلدی لینا ہے تو آپ لوگ خود جا کے جو سو وہاں نکال لے سکتے، اگر نہیں تو سب کے ساتھ گزٹ میں آ جاتا۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہمارا جو سو مسجد کا پورا ریکارڈ ہم دے دیے، وہاں سے ہم کو ریسیپٹ بھی آ گئی ماشاءاللہ۔ اب جتنے بھی جو کمیٹیاں ہیں ہم خان صاحب بتا رہے تھے کہ نظام آباد میں 200 مسجدیں ہیں، جس میں سے خالی 35 مسجدیں اوقاف میں درج ہے۔
भाई हालात के हिसाब से अभी तो मौलाना डिटेल समझा है कि हालात के हिसाब से हमारे को हमारे मस्जिदें पूरे औकाफ के अंदर दर्ज होना, ताकि गवर्नमेंट में रिकॉर्ड रहता है। जैसा जो सो मंदिर है और तुम्हारे गुरुद्वार है और तुम्हारे जो सो चर्चा है, ये पूरे जो सो उनके इंडोमेंट में जो सो दर्ज होते। फिर हाँ, अपन ही एक ऐसी लापरवाही कर रहे कि जो सो अपनी मस्जिदों को कौन लेता क्या होता नहीं। भाई कल के दिन आने वाला ये कैसा है पता नहीं, इसीलिए जो सो मौका जब मिल रहा है, जब ये लोग हमारे को साथ दे रहे, तो अपना जो सो 200 रुपये वहाँ पे अपने पैसे लगेंगे, तो अपना रिकॉर्ड पूरा ये करके जो सो अगर औकाफ में दर्ज हो जाएगा तो हमारे महफूज हैं, अल्लाह के फजल से महफूज रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप देख रहे हैं मस्जिद ज़हीर के सामने मैं मस्जिद हुसैनी अल्लामा उठा के सदर साहब, नायब सदर साहब, मोहतमद साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। और अल्लाह का फजल हुआ कि हमारा कल दौरा माजिद खान साहब की सदारत में हुआ था, औकाफ को हम गए थे। और ये मस्जिद का रिकॉर्ड है पूरा मस्जिद हुसैनी का। हमारे अब्दुल हमीद साहब मस्जिद के सदर हैं और उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और ये हम मस्जिद का इंदराज करवा चुके हैं औकाफ में जाकर। गज़ट में नाम मस्जिद का आ जाएगा, जैसे हम अपने प्लाट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर, ऐसे ही अगर मसाजिद का आपको रजिस्ट्री कराना है तो औकाफ में जाकर उसको इंदराज कराना पड़ता है, तो गज़ट में नाम आ जाता। आने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़िद होती हैं। वरना आज मुल्क की जो बदअमनी है और मुल्क के ऊपर जो हालात दरपेश हैं, उससे बचने के लिए अपने अल्लाह के घरों की हिफाजत की हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। तो इंदराज कराना अपना मिली, दीनी और इस्लामी फरीज़ा है। डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के दरख्वास्त फार्मों के इंदराज और अदखाल की खिदमत जारी है। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी मौलाना आबिद कासमी का बयान। डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी निजामाबाद के सदर मौलाना आबिद कासमी ने सहाफ़त से बात करते हुए इंकशाफ किया कि रियासती हज कमेटी ने हज 2023 की दरख्वास्तों को कबूल करना शुरू कर दिया है। हज का आज़म रखने वाले आज़मीन हज मुस्तैदपुरे में वाक़ हज सोसाइटी के दफ्तर से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, जहाँ मारूफ आज़मीन हज के खिदमतगुजार मोहम्मद हबीब अहमद की निगरानी में दरख्वास्तों के इंदराज और अदखाल का सिलसिला जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हबीब अहमद के अलावा सैयद ज़कीउद्दीन, तारिक अंसारी और दीगर शरीक थे। मौलाना आबिद कासमी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मुमकिन खिदमत को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला निज़ामाबाद के आज़मीन हज और आज़िमात हज को इस चैनल के ज़रिए से एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं कि हज बैतुल्लाह को जाने वाले काफ़ी अरसे से हज की तारीख के लिए, हज के फार्म के लिए बेचैन थे और मुसलसल फ़ोन आ रहे थे कि हज की कार्रवाई कब से शुरू होने वाली। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हज 2023 की कार्रवाई पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। इसलिए ज़िला निज़ामाबाद से 2023 में हज को जाने वाले आज़मीन और आज़िमात इस बात से मुत्तला हो जाना चाहिए कि 10 फरवरी 2023 से फार्म ऑनलाइन कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 है। इसलिए ज़िला निज़ामाबाद और अतराफ़ और अकनाफ में रहने वाले अहबाब निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के दफ्तर जो मुस्तैदपुरा और कदीम मकान सुल्तान बिरादर्स खादिमुल हुज्जाज जो है आपकी खिदमत के लिए हर वक्त यहाँ पर दस्तयाब हैं। फ्लावर हॉस्पिटल बोदल रोड निजामाबाद पर 9 मौलूद बच्चों से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर परवीन महाजन का बयान। उन्होंने बताया कि 14 था 17 फरवरी सुबह 10 था 3 बजे मुफ्त हेल्थ कैंप जारी रहेगा। फ्लावर हॉस्पिटल निजामाबाद में 9 मौलूद से लेकर 14 साल तक के बच्चों की सेहत व क़ल्बी सूरत हाल का जायजा लेने और उनको बर वक्त इलाज फराहम करने की गर्ज से 14 फरवरी था 17 फरवरी मुफ्त हेल्थ एंड मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसकी तफसीलात से आगाह करते हुए डॉक्टर परवीन महाजन ने बताया कि इस हेल्थ कैंप में बच्चों के इमराज क़ल्ब की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इब्तदाई इलाज के अलावा मुनासिब तजावीज़ात और मशवरे भी पेश किए जाएंगे। ECG और TDECO की खिदमत भी मुफ्त फराहम की जाएगी। उन्होंने इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने की आवाम से ख्वाहिश की और बताया कि 14 फरवरी से 17 फरवरी तक सुबह 10 बजे तक 3 बजे दिन इस मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम रहेगा। उन्होंने भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। मैं डॉक्टर प्रवीण महाजन MD पीडियाट्रिक्स
और मैंने फेलोशिप की है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में। मैं यहाँ पे फ्लावर हॉस्पिटल में हूँ, फुल टाइम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। कल 14 फरवरी है, तो नेशनल जो जन्मजात हृदय रोग रहते हैं उसका एक अवेयरनेस डे है। तो ऑन दिस ओकेजन फ्लावर हॉस्पिटल ने ऑर्गेनाइज किया है एक फ्री कैंप। उसमें जो बच्चों के जो ये रहते हैं 1 डे से 14 ईयर तक उसका एक फ्री कैंप रखा है। उसमें जो उसका फ्री स्क्रीनिंग करेंगे, फ्री कंसल्टेशन रहेगा, और जो बच्चों को ECG रहता है तो उसका भी फ्री हो जाएगा। और इको के जो है वो भी फैसिलिटी है हमारे पास। अगर जिसको लगता है इको, उसको भी हम इको की सर्विस दे देंगे। और इसमें जो भी उनको अवेयरनेस जो भी रहेगा तो हम उनको ट्रीटमेंट और उसके बाद बोलेंगे हम। डिवीजन 32 में कंटिन्यू प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत आई कैंप का आगाज इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन 32 में कंटिन्यू प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज हुआ। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि तवील मुद्दती इस कैंप के जरिए आवाम की आंखों की तशखीस की जाएगी, जिसके लिए माहिर इमराज चश्म डॉक्टर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो आंखों की तशखीस करेंगे और मुतासिरा अफराद को अद्वियात और ऐनक मुफ्त फराहम करेंगे। इसके अलावा ज़रूरत पर मुतासिरा अफराद के ऑपरेशन को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का ये प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि बेशतर गरीब अफराद भारी खर्च के डर से आँखों का इलाज नहीं करवाते हैं। ऐसे अफराद के लिए ये एक इंतहाई सुनहरा मौका है, लिहाजा इससे भरपूर इस्तेफादा करें। जी, अभी कल्टिवेट 2 का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हबीब नगर में, खुजा कॉलोनी और हबीब नगर और फ्रूट मार्केट 3 को कवर करेंगे। आज 14 से मार्च 14 तक ये प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, जिसकी दूर की नज़र, करीब की नज़र। दूर की नज़र के लिए जब भी आपको चेक करके चश्मा दिया जाएगा, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग सब लोग आके आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग आपके आँखों की रोशनी के लिए आप लोग చెక్ करवाने के लिए आए। కంటివెలుగు 2 భాగంగా ఈరోజు మనం కోజా కాలనీ హబీబ్ నగర్ ఫ్రూట్ మార్కెట్ ఏరియాకి సంబంధించి ఇక్కడ మనం నైస్ గెస్ట్ హౌస్లో కార్పొరేటర్ గారు రియాజ్ గారు ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ డైలీ మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 4 వరకు మేము కంటివెలుగు క్యాంప్ నిర్వహిస్తాము। ఈ కంటివెలుగు క్యాంపులో డైలీ 150 మెంబర్స్ వరకు చేయడానికి మేము వీలు ఉంటాము। 150 మంది కూడా ఈ ఫ్రూట్ మార్కెట్ హబీబ్ నగర్ ఏరియా నుంచి కవర్ చేస్తాము। ఈ క్యాంపు ఈరోజు 14 నుంచి వచ్చే నెల 14 వరకు ఉంటుంది, కాబట్టి క్యాంప్ సద్వినియోగం చేసుకోగలరు। दूसरे मरहले के तहत कंटिन्यू प्रोग्राम का डिवीजन 13 में आगाज कारपोरेटर मोहम्मद अरुण खान ने आई कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। डिवीजन 13 में कंटिन्यू के दूसरे मरहले के तहत मुफ्त आई कैंप का आगाज अमल में आया है। कारपोरेटर अरुण खान ने इफ्तिताह के बाद बताया कि ये प्रोग्राम जुमला 25 दिन तक जारी रहेगा और आवाम की सहूलत के लिए 3 अलग अलग इलाकों में इस कैंप का एहतमाम किया जाएगा। ये कैंप 10 दिन सारंगपुर, 10 दिन धर्मपुर हिल्स और 5 दिन डेयरी फार्म में जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस कैंप में हुकूमत की जानिब से आंखों की जांच और अद्वियात व ऐनक की मुफ्त तकसीम का एहतमाम किया गया है। उन्होंने आवाम से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की और ज़रूरत पर ऑपरेशन के इंतजाम का तयक़ुन दिया। आज डिवीज़न नंबर 13 में कंटिवैल्यू प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया है। ये प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद है और डिवीज़न नंबर 13 में 25 दिन है, जिसमें 10 दिन धर्मापुर हिल्स, 10 दिन सारंगापुर, 5 दिन डेयरी फार्म में रखा गया है। क्यों तो पब्लिक यहाँ से वहाँ आने में लिए परेशानी होती है, इसलिए 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ रखे। और मैं डिवीज़न नंबर 13 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करें। आँखों की बीनाई के लिए चश्मे मुफ्त दिए जा रहे हैं, दवाएं दी जा रही है। ये CM साहब के हिसाब से प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इससे फ़ायदा हासिल करें। डिवीजन 12 में कंटिन्यू प्रोग्राम के पहले मरहले का अख्तिताम आई कैंप में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स व अमले को कारपोरेटर बीर अरशाद अली उर्फ सबीर ने तहनीत पेश की। डिवीजन 12 में कंटिन्यू प्रोग्राम का कामयाब अख्तिताम हुआ। सैकड़ों अफराद ने इस मुफ्त सरकारी आई कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। मुकामी कारपोरेटर मीर इरशाद अली उर्फ समीर ने इसकी तफसीलात से आगाह किया और खिदमत में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स और अमले की शाल पोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत दी और बताया कि इनकी खिदमत इंतहाई शानदार और आवाम के लिए फ़ायदा मंद थी। इस प्रोग्राम में
डॉक्टर लक्ष्मण राव कैंप ऑफिसर, डॉक्टर मुख्तार हुसैन, डॉक्टर कमर पाशा, मिर्जा अजमतुल्ला बेग और आशा वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनको शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। गवर्नमेंट के तरफ से कंटी वेलुगु प्रोग्राम जो रखा गया था मेरे डिवीजन नंबर 12 में के गार्डन में जनवरी 19 से लेकर 13 फरवरी तक चला। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में जो आँखों का महीने के लिए जो आँखों की जो बीमारी है, किसी को गिलास का जो चेकअप कराने का है, चेकअप कराने का था, चेकअप के बाद जिसको जो गिलास लगेगा, जो माइनस है, रीडिंग गिलास है, रीडिंग गिलास वालों को दिया गया। टोटल हमारे पास 2462 लोगों को मायना किया गया, जिसमें रीडिंग गिलासेस 465 दिए गए और माइनस गिलास जो मैंने गिलास है उसको 162 गिलासेस से उसको ऑर्डर किया गया। 146 लोग जिसको आँख में पुतली आ जाती, कुछ बीमारी रहती उसके अंदर जो गोश आ जाता, उसके लिए ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट को रिफ़र किए गए। इंशाल्लाह ताला उसके लिए कॉल आएंगे आप लोगों को, गवर्नमेंट के आशा वर्कर्स आपको कॉल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारी आवाम बहुत अच्छा फ़ायदा उठाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।